प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने आय उपभोग वक्र ICC से एंजल वक्र की व्युत्पत्ति की और उसके बाद अब हम आज जो तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वह है तटस्थता वक्रों से मांग वक्र का निर्माण। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। देखिए, तटस्थता वक्रों से तटस्थता वक्रों से मांग वक्र का निर्माण। यानी डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व्स। अब सर्वप्रथम हमें समझना है कि तटस्थ वक्रों से मांग वक्र का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए, तटस्थ वक्रों की सहायता से प्राप्त कीमत उपभोग वक्र यानी PCC प्राइस कंजप्शन कर्व की सहायता से परंपरागत मांग वक्र का सृजन किया जाता है। दोनों ही वक्र कीमत परिवर्तन तथा उसके उपभोग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को बताते हैं। कीमत उपभोग वक्र का या कीमत उपभोग वक्र तथा मांग वक्र में कुछ मौलिक अंतर हैं। तो देखिए, वो है मौलिक अंतर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है और वह है कीमत उपभोग वक्र बनाते समय दोनों अक्षों पर वस्तुएं ली जाती हैं। दूसरा, कीमत उपभोग वक्र से किसी वस्तु की कीमत नहीं ज्ञात की जा सकती, वह केवल दो वस्तुओं के अनुपात को व्यक्त करता है। और तीसरा जो मौलिक अंतर है वह है कीमत उपभोग वक्र के या कीमत उपभोग वक्र वस्तु के कीमत परिवर्तन के आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों को स्पष्ट करता है, जबकि मांग वक्र के द्वारा इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए, मांग वक्र का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम उपभोग वक्र यानी कीमत उपभोग वक्र के आधार पर किसी उपभोक्ता की एक मांग सारणी का हमें निर्माण करना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम हम एक मांग सारणी का निर्माण करेंगे और मांग सारणी में यानी कीमत रेखा एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा, एक्स
वस्तु की मांगी गई मात्रा। अब देखिए, यह हमने एक उपभोक्ता की मांग सारणी का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, कीमत रेखा अगर P है तब X वस्तु की कीमत 24 रुपये हमने मानी है और X वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वह 2 इकाइयों के बराबर है। अगर कीमत रेखा P1 हो तब X वस्तु की जो कीमत है वो 12 रुपये कर दी गई है और मांगी गई जो मात्राएं हैं वो 5 हैं। नेक्स्ट, अगर कीमत रेखा P2 है तो X वस्तु की जो कीमत है वह 8 रुपये है और इसकी जो मांगी गई मात्राएं हैं वो 9 इकाइयों की हैं। अगर X वस्तु की कीमत P3 हो तो X वस्तु की जो कीमत है मान लीजिए वह 6 रुपये है, तब X वस्तु की जो मांगी गई मात्राएं हैं वह 13 रुपये के बराबर है, 13 इकाइयों के बराबर हैं। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ और है। अगर हम यह मान लें कि उपभोक्ता की संपूर्ण आय 240 रुपये के बराबर है, यानी उसकी आय 240 रुपये है। जब उपभोक्ता की आय 240 रुपये हो तो वह X वस्तु की कीमत अगर 24 रुपये है तो सपोज दैट 24 रुपये पर वह यानी 240 रुपये अगर उसकी कुल कीमत हो तो या तो X वस्तु की वह 10 इकाइयाँ खरीद ले, लेकिन उसने 10 इकाइयों को ना खरीद करके 2 इकाइयाँ खरीदी हैं। मान लीजिए कीमत 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से हो तो उसने 240 रुपये में 20 इकाइयों को क्रय कर सकता है, लेकिन उसने 20 इकाइयों को क्रय ना करके 5 इकाइयों का क्रय किया है। तो यह उपभोक्ता की जो उपभोक्ता है उसकी संतुष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि वह इकाइयाँ कितनी खरीदना चाहता है। अब देखिए, चूंकि मैं आपके समक्ष रेखा चित्र का निर्माण करूँगा, इसलिए हम ये सारणी को हटाते हैं और रेखा चित्र का निर्माण करके फिर आपको समझाते हैं कि भाई देखिए,
उपभोक्ता की कीमत रेखा पी 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 P1 P P2 P P3 यानी P P P1 P2 P3 एक्स एक्सिस मूल बिंदु, वाई एक्सिस। और देखिए PCC और देखिए यह S1 S2 S3 IC1 IC2 IC3 IC4 और P1 P2 P3। और देखिए दो 5 9 13 एक्स डी मांग वक्र
एक्स वस्तु की मांग, एक्स वस्तु की मांग और 2, 5, 9, 13, इधर देखें 24, 12, 8, 6 मूल बिंदु y एक्सिस। एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत मौद्रिक आय, मौद्रिक आय, और ये ए और इसे मैंने बी, 2 पार्ट में मैंने इस चित्र को बांटा है। अब देखिए, आप पहले से समझें। रेखा चित्र में बनाने से पहले माना कि x और y 2 वस्तुएं हैं और हम x वस्तु का मांग वक्र बनाना चाहते हैं और हम यह भी मान लेते हैं कि y वस्तु उपभोक्ता की मौद्रिक आय है। y वस्तु उपभोक्ता की कौन सी? मौद्रिक आय है। अब देखिए, रेखा चित्र में OX अक्ष पर x वस्तु, अब देखिए यहाँ जगह नहीं है तो भी मैं लिख देता हूं, ये x वस्तु है, x वस्तु। रेखा चित्र में OX अक्ष पर x वस्तु की मांगी गई मात्रा है और OY अक्ष पर उपभोक्ता की, OY अक्ष पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय है, या ये कहें कि OX अक्ष पर उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा है, OY अक्ष पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय है। अब देखिए, माना कि उपभोक्ता की आय 120 रुपये है। मैंने ये मान लिया कि उपभोक्ता की जो आय है वह 120 रुपये है, या 240 रुपये मान लें, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो मानना चाहें उसे मानने से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने ये माना कि उपभोक्ता की जो आय है वह 120 रुपये है और यह काल्पनिक है। ये जरूरी नहीं है कि 120 रुपये ही हो, यह काल्पनिक है। हमने ये मान के निकाला है कि उपभोक्ता की जो आय है वह 120 रुपये है। यदि x वस्तु की कीमत प्रति इकाई, यानी x वस्तु की कीमत प्रति इकाई जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें, यानी P24 यानी 24 और 2 इकाइयों की मांग थी, P1 12 रुपये और 5 इकाइयों की मांग, P2 8 रुपये और 9 इकाइयों की मांग, P3 6 रुपये और 13 इकाइयों की मांग। यानी उपभोक्ता की कीमत या उपभोक्ता की जो आय है वह 120 रुपये है, तो वह 24 रुपये के हिसाब से 5 इकाइयों का क्रय कर सकता है, लेकिन उपभोक्ता ने 5 इकाइयों का क्रय नहीं किया, वहाँ 2 इकाइयों का क्रय किया है। अब यहाँ समझें कि उपभोक्ता की जो आय है वह केवल 120 रुपये है। यदि x वस्तु की प्रति इकाई कीमत 24 रुपये है तो उपभोक्ता अपनी कुल आय से 5 इकाइयां खरीद सकता है। इस कीमत से संबद्ध रेखा
पी है, यानी इस कीमत से जो रेखा टच होती है वह पीपी है, जिसका IC1 वक्र पर उपभोक्ता S बिंदु पर साम्य की अवस्था में होता है। इसी प्रकार जब कीमत घटाकर 12 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की 10 इकाइयाँ क्रय कर सकता है। इससे संबंध रेखा P1 है। कीमत के घटने पर अर्थात 8 रुपये की कीमत होने पर उपभोक्ता की जो कीमत रेखा होगी वह होगी P2। अब मान लीजिए उपभोक्ता की फिर कीमत, वस्तु की कीमत X वस्तु की जो कीमत है वह 6 रुपये हो जाएगी, तो उपभोक्ता की जो मांग होगी वह 13 इकाइयों के बराबर होगी और उस उपभोक्ता की जो कीमत रेखा होगी वह P3 होगी। अब यहाँ देखें कि कीमत के घटने पर अर्थात 8 रुपये या 6 रुपये प्रति इकाई होने पर उपभोक्ता X वस्तु की क्रमशः 15 और 20 इकाइयाँ खरीद सकता है और इन दशाओं से संबंध रेखा P2 और P3 होगी। जब उपभोक्ता साम्य की स्थिति में रहता है तो वह अपनी कुल आय केवल X वस्तु पर ही खर्च नहीं करता है। जैसा कि कीमत उपभोग वक्र ICC के कीमत उपभोग वक्र यानी प्राइस कंजप्शन कर्व, इसे PCC प्राइस कंजप्शन कर्व के S1, S2, S3 संतुलन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि जब उपभोक्ता साम्य बिंदु S पर होता है और कीमत 24 रुपये प्रति इकाई है, वह X की केवल 2 इकाइयाँ ही खरीदता है। कीमत घटने पर उपभोक्ता X वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयाँ ही क्रय करता है, अर्थात X वस्तु की S बिंदु पर 2 इकाइयाँ और S1 बिंदु पर 5 इकाइयाँ, S2 बिंदु पर 9 इकाइयाँ, S3 बिंदु पर 13 इकाइयाँ खरीदता है। रेखा चित्र के बी पार्ट यानी ए पार्ट, अब बी पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। बी पार्ट में OX अक्ष पर X की मात्रा तथा OY अक्ष पर उसकी कीमत दिखाई गई है, यानी D मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है तथा मांग वक्र का यही सामान्य स्वरूप है। अब देखिए, यह हुआ तटस्थ वक्रों से मांग वक्र की व्युत्पत्ति। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और है कि तटस्थ वक्रों की से मांग वक्र की उत्पत्ति जो होती है, क्या इसमें कहीं क्षतपूर्ति मांग वक्र भी आता है? तो देखिए, अब हम अध्ययन करेंगे क्षतपूर्ति मांग वक्र का। चलिए, क्षतपूर्ति मांग वक्र।
क्षति पूर्ति मांग वक्र, क्षतिपूर्ति मांग वक्र। और देखिए क्षतिपूर्ति जो मांग वक्र है, पहले हमें ये समझना है कि क्षतिपूर्ति मांग वक्र होता क्या है। तो देखिए क्षतिपूर्ति मांग वक्र वह वक्र है जो वस्तु की कीमत परिवर्तन का प्रभाव मांग पर दर्शाता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय यानी रियल इनकम को स्थिर रखा जाता है। क्षतिपूर्ति मांग वक्र साधारण मांग वक्र से इस अर्थ में भिन्न है कि साधारण मांग वक्र में उपभोक्ता की मौद्रिक आय को स्थिर माना जाता है, जबकि क्षतिपूर्ति मांग वक्र में उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर माना जाता है। क्षतिपूर्ति मांग वक्र में उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन करके कीमत परिवर्तन से उत्पन्न आय प्रभाव को समाप्त किया जाता है और कीमत परिवर्तन का मांग पर केवल प्रतिस्थापन प्रभाव का असर देखा जाता है। और इसे समझने के लिए हमें एक रेखा चित्र का निर्माण करना होगा। तो देखिए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। IC1, IC2, X,
Q1 N M M1 M2 मूल बिंदु, Y P X X1 X2 और डी डिमांड यानी मांग वक्र, X1 X2 XO Y P1 P2 T1 K1 X वस्तु की कीमत मौद्रिक आय, और ये बी पार्ट, ये ए पार्ट। अब देखिए रेखा चित्र में, जो हमने रेखा चित्र बनाया है, रेखा चित्र में आरंभिक कीमत रेखा पी क्यू है। आरंभिक कीमत रेखा पी क्यू है। आरंभिक मौद्रिक आय ओ पी है, मौद्रिक आय ओ पी, और कीमत रेखा पी क्यू। ओपी रेखा का ढाल, ओपी रेखा का ढाल वस्तु X की आरंभिक कीमत को बताता है। अर्थात क्या बताता है? देखिए, अर्थात OP का ढाल इजिकल टू मौद्रिक आय अपॉन वस्तु की मात्रा। थोड़ा जगह कम पड़ रही है, इसलिए हटा लेते हैं यहां से। इधर निकाल लेते हैं। यानी ओपी का ढाल इजिकल टू मौद्रिक आय अपॉन वस्तु की मात्रा। अब देखिए मौद्रिक आय क्या है? OP, तो इजिकल टू OP अपॉन वस्तु की मात्रा। तो वस्तु की मात्रा क्या है? OX1, यानी OX1
तो ये OX1, अब देखिए जब ये OP/OX1 है तो देखिए बचता क्या है, यहां देखें D और P, DP यानी D और P, तो इजिकल टू DP। आरंभिक कीमत रेखा तटस्थ वक्र IC1 को बिंदु T पर स्पर्श करती है। संतुलन बिंदु T पर उपभोक्ता OP1 कीमत पर OX1 मात्रा खरीद सकता है। अब देखिए ये पार्ट ए का, अब पार्ट बी का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट बी में देखें, रेखा चित्र के बी भाग में एक्स वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता उसी मौद्रिक आय पर वस्तु की OQ1 इकाइयाँ खरीद सकता है। इस कीमत परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के संयुक्त परिणाम के कारण उपभोक्ता टी से बिंदु एस पर पहुंच जाता है, टी से एस पर पहुंच जाता है। अब देखिए फिर आय प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति परिवर्तन द्वारा जब बढ़ी वास्तविक आय को आरंभिक वास्तविक आय के स्तर पर लगाया जाता है तो कीमत रेखा PQ1 अपने बाईं ओर खिसकती है और नई कीमत रेखा MN हो जाती है, जो आरंभिक तटस्थ वक्र को के बिंदु पर स्पर्श करती है। क्षतिपूर्ति परिवर्तन किए जाने से आय प्रभाव नष्ट हो जाता है और कीमत की कमी से उत्पन्न होने वाला प्रतिस्थापन प्रभाव केवल शेष रह जाता है। नई कीमत रेखा MN का ढाल, नई कीमत रेखा MN का ढाल नई कीमत रेखा को बताता है। अर्थात क्या होगा, अर्थात MN का ढाल इजिकल टू OM अपॉन OX2 इजिकल टू OP2, यह निकल के आ जाएगा। इस OP2 कीमत पर उपभोक्ता OX2 वस्तु मात्रा खरीदता है, जो कीमत परिवर्तन के केवल प्रतिस्थापन प्रभाव का परिणाम है। रेखा चित्र के बी भाग में बिंदु T1 को मिलाने वाला वक्र DD क्षतिपूर्ति मांग वक्र है। क्या है ये? क्षतिपूर्ति
पूर्ति मांग वक्र किस किस को मिलाने वाला है? T1 K1 को मिलाने वाला जो वक्र है वह छतपूर्ति मांग वक्र है। अब देखिए छतपूर्ति मांग वक्र का भी आपने अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करेंगे कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि। चलिए अब हम कीमत प्रभाव को आय प्रभाव में प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि का अध्ययन करते हैं। देखिए कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि यानी कीमत प्रभाव यानी प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को विभक्त करना है हमें। तो देखिए कैसे विभक्त करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त कैसे करेंगे। तो देखिए कीमत प्रभाव दो प्रभावों कौन कौन से? एक है आय प्रभाव और एक है प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का सम्मिलित परिणाम ही कीमत प्रभाव है। यानी आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जो परिणाम होगा वही कीमत प्रभाव होगा। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में हम विभाजित करेंगे या किया जा सकता है। तो देखिए नंबर एक कैसे किस में विभाजित करेंगे? नंबर एक, एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो जाती है क्योंकि वह पूर्ववत इकाइयाँ कम द्रव्य में ही उपभोग कर सकता है। इस प्रभाव को हम आय प्रभाव कहते हैं। नंबर दो, जिस वस्तु की कीमत में कमी आती है उसका सापेक्षिक मूल्य कम हो जाने से अन्य बातों के स्थिर रहने पर उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है और इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। गणितीय सूत्र में हम कह सकते हैं कि कीमत प्रभाव यानी कीमत प्रभाव इक्वल टू आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव यानी प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस
ट्यूशन इफेक्ट। अब देखिए, इससे यानी कीमत प्रभाव इजिकल टू आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, इससे यह स्पष्ट है कि कीमत प्रभाव स्वयं आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के दोहरे संयोग का सम्मिलित परिणाम है। यही प्रोफेसर हिक्स ने कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में अलग अलग विभक्त करने की विधि बताई है। तो देखिए अलग अलग कैसे विभक्त किया जाता है, इसे भी देखते हैं। तो इस सबसे पहले हमें एक रेखा चित्र का निर्माण करना पड़ेगा। चलिए उस रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। देखें, देखिए ICCI प्रभाव, जो S बिंदु है, ये R बिंदु, T बिंदु, इसे PCC प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत प्रभाव LAY SRT PCC और Q Q1 Q2 B1 X M IC to IC1। अब देखिए X वस्तु, Y वस्तु और ये जो क्षेत्र है
यह क्षेत्र प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव का क्षेत्र यह है। अब देखिए, रेखा चित्र में निश्चित या निश्चित आधार पर, फिर से रेखा चित्र में निश्चित आय पर मूल्य आनुपातिक रेखा ए बी होने पर उपभोक्ता IC1 के R बिंदु पर, IC1 के R बिंदु पर संतुलन में होता है और वह X वस्तु की OQ मात्रा खरीदता है, OQ मात्रा खरीदता है। देखिए, यह मूल बिंदु है OQ मात्रा खरीदता है। जब बाई वस्तु का मूल्य परिवर्तित तो रहने पर, बाई वस्तु का मूल्य पूर्ववत रहने पर X वस्तु का मूल्य गिरकर AB1 हो जाता है, तो उपभोक्ता IC2 का या IC2 तटस्थ वक्र के T बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां AB1 मूल्य अनुपाती रेखा IC2 के स्पर्श रेखा पर है और वहां पर उपभोक्ता उसी आय स्तर पर X वस्तु की मांग मात्रा से संपूर्ण वृद्धि, यानी बिंदु Q से बिंदु Q2 तक, Q से Q2 तक कीमत प्रभाव बताती है। X वस्तु की कीमत में गिरावट उपभोक्ता को R बिंदु से T तक का रास्ता कीमत प्रभाव है, जो दो भागों में विभक्त है। नंबर 1, बिंदु R से S तक का चलन वस्तु X की कीमत में कमी के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि के कारण है। कीमत में कमी न होने पर उपभोक्ता उच्च संतुष्टि का IC2 के S बिंदु पर तभी पहुंच सकता है या तभी पहुंच सकता था जब उपभोक्ता की आय में AL तक की वृद्धि हो जाती। अतः आय प्रभाव को मालूम करने के लिए AB मूल्य आनुपातिक रेखा के समानांतर रेखा LM खींची गई, जो तटस्थता वक्र IC2 के S बिंदु पर स्पर्श करती है। अतः वस्तु की बढ़ती हुई मांग मात्रा Q2 यानी Q1 Q2 वस्तु की कीमत गिरने का आय प्रभाव कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना था, अतः उन्होंने आय प्रभाव का अध्ययन नहीं किया था। तटस्थता वक्र IC2 पर S से T बिंदु का चलन, यानी जो दूसरा बिंदु है उसमें तटस्थ वक्र IC2 पर S से T बिंदु का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव का द्योतक है। क्योंकि उपभोक्ता बाई वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु X को प्रतिस्थापित करता है, अतः X की Q1 Q2 मात्रा मांग पर कीमत गिरने का प्रतिस्थापन प्रभाव है। संक्षेप में कीमत प्रभाव, संक्षेप में
कीमत प्रभाव इजिकल टू आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव यानी आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव। तो देखिए कीमत प्रभाव क्या है, बिंदु आर टी तक का चलन इजिकल टू, अब देखिए क्या है आय प्रभाव क्या है। तो देखिए बिंदु आर से एस तक चलन क्या होगा, आय प्रभाव। अब देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस एस आर, यानी एस आर से टी तक, एस आर से टी तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव है। कुल मांग, यानी कुल मांग, अब देखिए कुल मांग इजिकल टू मांग मात्रा प्लस मांग मात्रा, ये भी मांग मात्रा है। तो देखिए कुल मांग क्या है, Q से Q2 तक की कुल मांग है। मांग मात्रा कितनी है, तो मांग मात्रा इजिकल टू, मांग मात्रा क्या है, Q से Q1 तक की मांग मात्रा है, प्लस मांग मात्रा Q1 Q2, यह मांग मात्रा हो जाती है। अब देखिए आज हमने आपका तटस्थ वक्र विश्लेषण का चैप्टर पूरी तरह से मैंने आपको समझाया और इसके लगभग 5 या 6 पार्ट बनाए हैं। और इसके बाद अब मैं इसकी आलोचनाएं, यानी तटस्थ वक्रों की, तटस्थता वक्र विश्लेषण की आलोचनाएं ये है, और समझ लीजिए और यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो देखिए यद्यपि तटस्थ वक्र विश्लेषण को तुष्टि गुण विश्लेषण से श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु वक्र विश्लेषण भी दोष रहित नहीं है। तटस्थ वक्र विश्लेषण की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। तो देखिए सबसे पहली जो आलोचना है वह यह है कि अवास्तविक मान्यताएं हैं इसकी साथ, तटस्थ वक्र विश्लेषण की अवास्तविक मान्यताएं हैं। तो देखिए यह मानना है कि उपभोक्ता को अपने तटस्थ वक्र पर आधारित उन विभिन्न संयोगों का ज्ञान रहता है जिससे उसे समान संतोष प्राप्त होता है, अवास्तविक है। फिर दूसरी आलोचना है कि 2 से अधिक वस्तुएं, यानी तटस्थ वक्र विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता अपनी आय को केवल 2 वस्तुओं में खर्च करता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में आय 2 से अधिक
वस्तुओं पर व्यय की जाती है। तीसरा, नई बोतल में पुरानी शराब। तो देखिए यह क्या है, उपयोगिता वक्र विश्लेषण उपयोगिता संबंधी विश्लेषण का ही एक परिवर्तित रूप है। प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार उदासीनता वक्र पद्धति एक नई बोतल में पुरानी शराब के बराबर है या पुरानी शराब मात्रा है। निष्कर्ष रूप में देखिए, यद्यपि उदासीनता वक्र विश्लेषण विधि उपयोगिता विश्लेषण विधि से एकदम नई अथवा सर्वथा भिन्न नहीं है और उसमें भी कई दोष हैं, परंतु फिर भी उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण पर सुधार है तथा उससे श्रेष्ठ है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है उसमें तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं बताइए, कीमत प्रभाव बताइए, प्रतिस्थापन प्रभाव बताइए, आय प्रभाव बताइए। कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव की कंपैरेटिव स्टडी जो मैंने आपकी समक्ष की है, यह पूरा एक क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। आप लोग मेरे जो नोट्स हैं, ये सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप वीडियो भी देखें, इन नोट्स को निकाल करके भी पढ़ें और वीडियो पर अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो नोट्स निकाल करके भी अवश्य पढ़ें, पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का मैं समय रहते आपको उसका उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।